7 अक्टूबर 1950 का दिन था। चीन ने अपने इस पड़ोसी देश के अंदर घुसकर इसकी 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जब दुनिया के देश आज़ाद हो रहे थे तब तिब्बत को गुलाम बना दिया गया। तिब्बत आज भी चीन के कब्जे में है और यहाँ की बहुत बड़ी बौद्ध आबादी भारत में रहती है। लेकिन चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया क्यों? ऐसा क्या था तिब्बत में कि बहुत शांत रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के देश पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज भी इस पर कब्जे को नहीं छोड़ा है? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर तिब्बत की इकोनॉमी और यहाँ के लोगों को देखोगे तो लगेगा कि तिब्बत पर कब्जा करने की तो कोई बेवकूफ़ ही सोच सकता है। एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हों, जिन्हें यह पता ना हो कि दुनिया देश में क्या चल रहा है। बौद्ध धर्म की आबादी जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती हो, खेती भी इतनी कि खुद का पेट भर जाए, पथरीली जमीन और हाड़ कपा देने वाली सर्दी। लेकिन चीन ने इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास 3 बड़ी वजह थी तिब्बत को जीतने की। यहाँ तक कि 1949 में जब चीन आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तय कर लिया था कि वह तिब्बत को गुलाम बनाकर रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीन के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर कब्जा करना चाहते थे और तिब्बत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते थे। असल में तिब्बत में 1940 के दशक में कई मिनरल खोजे गए थे। इसमें लिथियम, यूरेनियम मेन थे। इसके साथ ही तिब्बत दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा पठार है। एशिया में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ तिब्बत से ही निकलती हैं। ऐसे में जब भी पानी की किल्लत होगी, यह एरिया चाइना को फायदा दिलाएगा। इसलिए चीन की इस जगह पर नज़र थी। इस जगह पर कब्जा करके वह भारत और पाकिस्तान के और करीब आ जाता और उन पर नज़र रख सकता था। इसलिए भी चीन तिब्बत को लेकर सीरियस था। दूसरी बड़ी वजह थी आइडियोलॉजी। चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग धर्म को नहीं मानते थे, वो नास्तिक हैं। वहीं तिब्बत में बौद्ध धर्म की एक बड़ी आबादी मानती थी। ऐसे में कम्युनिस्ट तिब्बत को एक ऐसी जगह मानते थे जहां पर लोग धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। और चीन की कम्युनिस्ट सरकार का मानना था कि तिब्बत के लोगों को धर्म तंत्र से मुक्ति की ज़रूरत है। अब यह थ्योरी देखोगे तो किसी भी देश को गुलाम बनाने का यह आसान तरीका है। जैसे कि हमारे भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने कहना शुरू कर दिया कि हम असभ्य हैं और हमें सभ्य बनाने की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को मिली हुई है, क्योंकि व्हाइट्स लोग ही दुनिया के सबसे सभ्य लोग हैं। अंग्रेज़ों का जैसा ही फॉर्मूला चीन अपना रहा था, इन सब के साथ चीन एक और तरीका अपना रहा था। चीन का कहना था कि तिब्बत का भी उनका ही हिस्सा था, वो उनकी ही टेरिटरी थी। इनका कहना है कि 700 साल से भी ज़्यादा समय से तिब्बत पर उनका कब्जा रहा है। इसलिए 1950 से 51 में तिब्बत पर कब्जा करके उसने अपनी पुरानी टेरिटरी को ही अपने कब्जे में मिलाया है। हालांकि तिब्बत के लोग इस बात को नहीं मानते। अगर तिब्बत के इतिहास को देखें तो चीन का तिब्बत पर बहुत ही कम समय के लिए कंट्रोल रहा है। एक खास बात यह है कि दोनों देश बहुत लंबे समय तक मंगोलों के गुलाम रहे थे। जब साल 1720 में चीन की किंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया था, तब भी तिब्बत के इंटरनल मैटर में चीन ने अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर साल 1911 में तिब्बत ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया था, क्योंकि किंग डायनेस्टी का शासन खत्म हो गया था। लेकिन कहानी बदल गई तब 1949 के आसपास चीन आज़ाद देश होने वाला था। इस दौरान तिब्बत और चीन के बीच टेंस बहुत था। चाइना ने तिब्बत को 3 शर्तों का ऑफर दिया। पहली शर्त थी कि तिब्बत खुद को चीन का हिस्सा माने। दूसरी शर्त थी कि तिब्बत की सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन उठाएगा। और तीसरी ये कि तिब्बत का ट्रेड और विदेशी संबंध कैसे होंगे यह चीन तय करेगा। इस ऑफर के साथ यह बात तय थी कि अगर तिब्बत नहीं मानेगा तो जंग होकर रहेगी। इसलिए चीन ने अपनी आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी को तैयार कर लिया। ये वही सेना थी जिसने अंग्रेजों और यूरोप के कई देशों के साथ जंग लड़ी थी और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखती थी। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तिब्बत की सेना बहुत ज़्यादा छोटी थी और अनएक्सपीरियंस थी। दोनों के बीच मुकाबला हाथी और चींटी की तरह था। बड़ी बात यह थी कि तिब्बत का बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं था, कहीं से भी तिब्बत पर हमला किया जा सकता था और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम थी। तिब्बत एक ऐसी जगह थी जिस पर दुनिया के देशों को फर्क नहीं पड़ता था कि तिब्बत उनके कंट्रोल में आए, क्योंकि उससे किसी को फायदा नहीं होना था। इन्हीं सारी कंडीशंस के बीच 7 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। सबसे पहले चीन ने ईस्ट में यांगत्से नदी को पार किया और सिर्फ तिब्बत के खाम प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसने 19 अक्टूबर को चामदो शहर पर कब्जा किया, जहां पर तिब्बतियों से घंटों लड़ाई चली और 180 लोग मारे गए और 3000 लोगों को बंदी बना लिया गया। इसके बाद चीन ने चामदो के गवर्नर को लहासा भेजा और कहा, देर नहीं हुई है, पहले के प्रस्ताव को मान लो, हम लड़ाई रोक देंगे। फिर कुछ महीनों तक दोनों के बीच बातचीत चली और आखिर में मई 1951 में 17 पॉइंट का एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस समझौते के बाद चाइनीज आर्मी का तिब्बत पर पूरी तरह कंट्रोल हो गया और जैसा कि वह चाहते थे कि अपने पद को धर्म तंत्र से मुक्त कर सकते थे। हालांकि तिब्बत को उसकी आंतरिक सरकार चलाने का अधिकार था, लेकिन चीन अपने मन से नहीं चाहता था।
यही वजह थी कि संधि के साइन होते ही चीन ने तिब्बत के प्रशासन को पूरी तरह खत्म कर दिया और बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट रिफॉर्म पॉलिसी शुरू कर दी। तिब्बत में मौजूद मठों को तोड़ दिया गया। स्कूली शिक्षा से लेकर यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज तक पूरी तरह बदल दिया गया। इन सब से तिब्बत के धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंची। जनता परेशान थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 1959 में तिब्बत में एक बड़ा विद्रोह भड़का। लहासा शहर में खबर उड़ी कि तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को अरेस्ट किया जा सकता है। ये सुनते ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए और लहासा की सड़कों पर चाइना और प्रोटेस्टर्स के बीच भिड़ंत हो गई। जवाब में चाइनीस आर्मी ने लहासा पर लगातार गोलाबारी की। लहासा के जितने भी खूबसूरत मठ थे वह तबाह हो गए और करीब 80,000 तिब्बती मारे गए। आखिर में 23 मार्च को दलाई लामा ने लहासा को छोड़ दिया और वह कभी वापस नहीं लौटे। उसके बाद वह भारत आए और सबसे पहले जो चीन के साथ समझौता हुआ था उसे रिजेक्ट कर दिया। दलाई लामा ने खुद को तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया। दोस्तों, तो ये थी कहानी चाइना के तिब्बत पर कब्जे की। साल 1959 से आज तक दलाई लामा भारत में रह रहे हैं और तिब्बत की निर्वाचित सरकार को चलाते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।